आज का सुविचार। जब कोई फूल खिल जाता है, तितलियों संग यारी खूब निभाता है, पर अंत समय जब उसका आता है, साथ वो अपने किसी को ना पाता है। आखिरकार ले सहारा अपने ही बीजों का, वो फिर से पौधा बन के आता है। तो देखिए, जैसे कि एक फूल खिलता है, तो आपको उसके ऊपर कई भौरें, तितलियां, मधुमक्खियां ये सब देखने को मिलेंगी। तितलियां उस फूल से रंग चुनकर अपने पंख सजा रही होती हैं। मधुमक्खियां शहद बना रही होती हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा लगता है ये। लेकिन वही फूल जब सूखने लग जाता है, तब आपको उसके पास न तो कोई तितलियां दिखेंगी और ना ही कोई मधुमक्खियां दिखेंगी। और फिर इस घड़ी में उस फूल के साथ कोई नहीं होता है। तब भी उसके खुद के बीज उसके अंदर ही रहते हैं, और आखिर में इन्हीं बीजों की सहायता से वह फूल एक नए पौधे के रूप में दोबारा उगता है। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में जब बड़े होने लगते हैं, तो नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, जिसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल उन तितलियों जैसे होते हैं, जो कि अपना काम बनने के बाद आपको मुसीबत में देखकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो केवल हमारा भला चाहते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता। लेकिन प्रकृति के नियमों और भाग्य के फैसले के कारण ये लोग भी आपके साथ हमेशा नहीं रह पाते। लेकिन एक इंसान है जो जन्म के समय से ही आपके साथ है, और मरते दम तक वो आपके साथ ही रहता है, और ये कहीं नहीं जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपकी खुद की अंतरात्मा है। जैसे कि जब उस फूल का साथ सभी ने छोड़ दिया था, तब उसने अपने अंदर मौजूद बीज की सहायता से अपने आप को दोबारा पौधे के रूप में जीवित कर लिया था। उसी प्रकार से अगर आप केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें और उसका सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि किसी तितली के प्यार में क्यों पड़ना है, खुद से प्यार करो, कभी ब्रेकअप भी नहीं होगा। काहे दूसरे को 10-10 घंटे बतिया रहे हो? खुद से बात करो और पता लगाओ कि क्या कमी है तुम्हारे अंदर, और उसे इम्प्रूव करो। किसी दूसरे को चैलेंज ही मत करो, खुद को चैलेंज करो और उस चैलेंज को पूरा करो। और जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे, तो आपको कहाँ से कोई टेंशन और डिप्रेशन घेर सकती है। अब आप अपने आप में ही अच्छे रहेंगे, यानी कि खुश रहेंगे। तो आइए इसी सुविचार के साथ अपना आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और अगर बात एलिमेंट्री कैनाल की करें, तो आप इसे एक तरह का कैनाल यानी कि एक तरह का नहर कह सकते हैं। बस अंतर इतना है कि जैसे बाकी की नहरों में पानी फ्लो होता है, तो इस नहर में पानी के साथ साथ फूड भी फ्लो होता है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा रास्ता है जिससे होते हुए फूड या वाटर हमारे माउथ से एनस तक पहुंचते हैं। और अगर बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर वो सभी ऑर्गन्स आ जाएंगे जहाँ से कि फूड पास होता है, जैसे कि माउथ हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी ऑर्गन से मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बना होता है। और एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर्स लंबा होता है, जिसमें से कि 1 मीटर का ओसोफेगस ही हो जाता है, 6.5 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो सोचिए लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होगा, 1.5 मीटर का होता है। गजब बेइज्जती है। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का, 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन का और 1 मीटर फूड पाइप का, तो आपका 9 मीटर आ जाएगा। और फिर आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद एलिमेंट्री कैनाल। तो ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि सलेवरी ग्लैंड हो गया, जहाँ से कि सलाइवा निकलता था। उसी तरह से लीवर हो गया, जहाँ पर कि बाइल जूस बनता है। और उसी तरह से पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, जिसके अंदर से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आइए इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। तो आइए सबसे पहले इंजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो इंजेशन का मतलब होता है कि फ़ूड को बॉडी में इंजेस्ट कर देना, यानी कि फ़ूड को बॉडी के अंदर डाल देना। और चूंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, इसलिए हम लोग माउथ की हेल्प से इंजेशन का प्रोसेस करते हैं।
और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से शुरू होता है। तो हम में से कईयों को ये लगता है कि फूड का डाइजेशन तो स्टमक में ही शुरू होता है, लेकिन असल में फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे माउथ में, जिसे कि हम बकल कैविटी भी कहते हैं, इसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे कि हम सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से कि सलाइवा निकलता है। और इसी सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कि हम सलेवरी अमाइलेस कहते हैं। सलेवरी अमाइलेस का मेन फंक्शन यह होता है कि ये एक फूड में मौजूद स्टार्च को तोड़कर उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जब हम अपने मुंह में खाना चबा रहे होते हैं तब ये एंजाइम उस फूड के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि स्टार्च को ब्रेक करके उसे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन में भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके उसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस एक ह्यूमन बीइंग में उसके माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो इंजेशन के बाद अब हमारा अगला स्टेप है डाइजेशन। तो देखिए, इंजेशन के बाद फूड पाइप से होते हुए हमारी स्टमक में जाता है। फूड पाइप को हम ओसोफेजेस भी कहते हैं। और जब फूड इस फूड पाइप से पास होते हैं तब ये फूड पाइप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं, यानी ये फूड पाइप अपने आप को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि फूड आसानी से इस फूड पाइप से होते हुए आगे जा सके। और फूड पाइप की इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली नेचर को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट केवल ओसोफेजेस में ही नहीं होता, बल्कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन जगहों पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे कि कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में खाना अच्छे से चबाते भी नहीं और मुंह में रखते ही निकल जाते हैं, लेकिन आपके फूड पाइप का तो एक फिक्स होल होता है। तो इतना बड़ा फूड पार्टिकल उस पाइप से कैसे पास होता होगा? तो ऐसे में फूड आपके फूड पाइप में जाकर रुक जाता है, जिसके कारण हमें हिचकियाँ आने लगती हैं और तब हमें पानी पीना पड़ता है, जिससे कि उस फूड पार्टिकल पे प्रेशर पड़ता है और उसके बाद उस फूड पाइप पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो फूड पाइप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है और एक्सपेंड हो जाता है, जिसके बाद फूड आराम से उस फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें फूड को अच्छे से चबाकर फिर निकलना चाहिए ताकि वो आराम से फूड पाइप से पास हो सकें। तो अब फूड ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है। तो देखिए, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से कि गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। जैसे सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता था ना, वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। और वैसे तो गैस्ट्रिक जूसेस कई चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 चीज़ों के बारे में दिया गया है, इसलिए हम केवल उन 3 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और मक्कस। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है कि ये एक प्रकार का एसिड है, और जब आपके पेट में फूड के साथ कोई बैक्टीरिया या जम्स चले आते हैं तो उनको मारने का काम इसी एसिड का होता है। इसके बाद दूसरा है पेप्सिन, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम का डिफिनेशन है, एंजाइम इज़ अ प्रोटीन दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये एंजाइम है तो एक प्रोटीन, लेकिन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी कि या तो ये उस केमिकल रिएक्शन के होने की स्पीड को तेज़ कर देगा या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि एंजाइम कोई ज़िंदा चीज़ है, तो भैया ये बस एक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। इस एंजाइम पेप्सिन का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, और ये पेप्सिन अपना काम तभी शुरू करता है जब वहाँ पर अगल बगल एसिडिक मीडियम हो। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहाँ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एसिड की मौजूदगी में ही पेप्सिन अपना प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। और इसके बाद बचता है मकस, और ये हमेशा बचा ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, आप उनको जब भी देखेंगे तो वे अपने नाक में उंगली डालकर किसी चीज़ की खुदाई में लीन रहते हैं, और वे हमेशा यही काम करते हैं। उठते बैठते चलते सोते हमेशा उनकी एक उंगली नाक के अंदर रहती है, जहाँ से वो कुछ निकालने में व्यस्त रहते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और मज़ा आता है यार ऐसा करने में। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ ना। तो देखिए, ये जो येलोइश कलर का मटेरियल आपके नाक से बाहर निकलता है, इसी को हम मकस कहते हैं, और यही मकस हमारे स्टमक के अंदर ही मौजूद रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। तो कहीं ये एसिड आपके स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए,
इसलिए वहाँ पर मकस प्रेजेंट रहता है। तो मकस का मेन फंक्शन यही है कि ये आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाले नुकसान से आपको बचाता है। तो अब स्टमक फूड को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, और जिस रास्ते से स्टमक फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है वो रास्ता स्फिंक्टर मसल से बना होता है। और वैसे तो ये रास्ता बंद रहता है, लेकिन जब इस पर प्रेशर पड़ता है तब ये खुल जाता है, जिससे कि फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और उसके बाद स्फिंक्टर मसल से बना हुआ यह रास्ता दोबारा बंद हो जाता है। तो अब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन है। और देखिए, अलग अलग एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन उनके फूड के अनुसार छोटा या बड़ा होता है। जैसे कि एक हर्बीवोरस एनिमल घास फूस खाता है, जिसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वे मीट खाते हैं, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आमतौर पर हर्बीवोरस एनिमल से छोटी होती है। और देखिए, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, इन सबको डाइजेस्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं कि ये इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास, इन दोनों ग्लैंड से कुछ जूसेस आती हैं, जिनकी सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जैसे कि लीवर से एक जूस आता है जिसे कि हम बाइल जूस कहते हैं, और ये बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है, यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है। और इसी बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स भी पाए जाते हैं। और ये बाइल जूस मेनली दो काम करते हैं। पहले तो ये स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को बेसिक बना देते हैं, ताकि पेनक्रियास से आने वाले एंजाइम्स उस फूड पर अपना काम कर सकें। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिव होता था जब वहाँ पर फूड एसिडिक मीडियम में होता था, उसी तरह पेनक्रियाटिक एंजाइम्स तभी एक्टिव होते हैं जब फूड बेसिक मीडियम में हो, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में हो। इसलिए बाइल जूस सबसे पहले फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद इनका दूसरा काम होता है बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि बाइल जूस में जो बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वे फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स यानी कि टुकड़ों के साथ रिएक्ट करके उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि एंजाइम्स उन पर अच्छे से अपना काम कर सकें और डाइजेशन जल्दी हो सके। और फिर लीवर के बाद दूसरा ग्लैंड आता है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, जहाँ से कई एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे कि इससे ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कि लेकिन प्रोटीन को तो पेप्सिन ने पहले ही डाइजेस्ट कर दिया था, तो ये दोबारा कैसे आ गया? तो देखिए, स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत हुई थी, इसका कंप्लीट डाइजेशन अभी बाकी है। और इसके बाद इसी पेनक्रियास से एक और एंजाइम निकलता है, जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे कि लाइपेज एंजाइम कहते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। हमारी बॉडी उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, और तब स्मॉल इंटेस्टाइन इन सभी ऑर्गन्स और एंजाइम से बोलता है, ऐसा है, अब रहने दो। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद के अंदर ही मौजूद ग्लैंड्स की सहायता से इंटेस्टिनल जूसेस निकालने लगता है। और फिर ये इंटेस्टिनल जूसेस प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, तो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरील में कन्वर्ट करके फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। और इसके बाद बॉडी इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे कि हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसलिए डाइजेशन के बाद अब हमारा अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू आवर ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद फूड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वे आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से पास होकर हमारी ब्लड में आ जाते हैं। और देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कि हम विली कहते हैं। और ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा जगह मिलता है। और इसके साथ ही ये विली कई ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, इसलिए जब फूड इनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है तब वो इस ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि ब्लड में मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेट हो जाता है तब हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिमिलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी
फ्रॉम वेयर दे आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल मेंटेनेंस पर्पजेस। तो एसिमिलेशन के बाद हमारा अगला स्टेप आता है इजेशन, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी स्टेप है। तो अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और आपके मन में अभी भी एक डाउट होगा कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है तो फिर से लार्ज इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में तो छोटा होता है, लेकिन ब्रेथ में यानी कि चौड़ाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, इसलिए छोटा होने के बावजूद इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड में जो भी वाटर बचा रहता है उसे ये इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एनस से होते हुए ये फूड पॉटी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और देखिए, एनस भी इंस्फिंक्टर मसल से बना होता है, इसलिए फ्रेश होने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आइए डेंटल कैरीज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेंटल कैरीज, जिसे कि हम टूथ डिके भी कहते हैं, ये हमारे दांतों में होने वाला एक रोग है, यानी कि डिसीज़ है। इसका डिफिनीसन होगा, टूथ डिके इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो ये टूथ डिके तब होता है जब हमारे दांतों में एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया हमारे दांतों में चिपके हुए फूड मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करके एसिड बनाने लगते हैं, जिसके कारण हमारे टीथ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे कि हम इनेमल कहते हैं, ये ख़राब होने लगता है और कई बार तो उसमें होल्स भी हो जाते हैं। और इनेमल के बाद हमारा अगला लेयर होता है डेंटिन और सबसे नीचे होता है पल्प, जो कि ब्लड वेसल से बना होता है। और जब बैक्टीरिया यहाँ तक आ जाते हैं, समझ लीजिए कि आपका दांत खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो जब आप कई दिनों तक ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों के ऊपर एक येलोइश कलर की यानी कि पीले रंग की एक लेयर बन जाती है, जिसे कि हम डेंटल प्लेग कहते हैं। और फिर आपके टीथ में बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाते हैं और इस प्लेग के अंदर बैक्टीरिया आकर एसिड बनाने लगते हैं। और चूंकि अब आपका दांत पूरी तरह से प्लेग से कवर हो चुका रहता है, इसलिए वहाँ पर सलाइवा भी नहीं पहुँच पाता है। नहीं तो ये सलाइवा बेसिक नेचर का होता है, जो कि वहाँ जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता था, लेकिन प्लेग की कवरिंग के कारण ये सलाइवा भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया तो बस एक बहाना है। अजी, बैक्टीरिया तो बस एक बहाना है, असल में खेल तो प्लेग ने बिगाड़ा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्लेग आपका काम ना बिगाड़े, कृपया अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखें। तो इसी के साथ हमारा डेंटल कैरीज का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो आइए अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म है अमीबा। और अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जिन्हें कि सूडोपोडिया कहते हैं। और जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, तब इसी फिंगर लाइक एक्सटेंशन की सहायता से अमीबा उस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी में इंजेस्ट करता है। जैसे कि हम लोग अपने माउथ से फूड को इंजेस्ट करते थे ना, वैसे ही अमीबा अपनी सूडोपोडिया की हेल्प से फूड का इंजेक्शन करता है। और जब फूड अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाता है, तब इसके ऊपर एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है, जिसे कि हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद अमीबा उस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर लेता है, जिससे कि उसे एनर्जी मिलती है। और इसके बाद आखिरी में अमीबा का एक छोटा सा पार्ट रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है, जहाँ से कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स डाइजेशन के बाद बचता है अमीबा से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गई अमीबा की बात। इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम पैरामेशियम कहते हैं। इसका एक फिक्स्ड शेप होता है और चूँकि इसका एक फिक्स्ड शेप होता है, इसलिए फूड को इंजेस्ट करने के लिए भी इसके पास एक फिक्स्ड स्पॉट होता है, यानी कि एक फिक्स्ड जगह होता है जहाँ से कि ये फूड को अपने अंदर ले लेता है। और इसके ऊपर आपको जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम सिलिया कहते हैं, जो कि इसकी पूरी बॉडी पर मौजूद रहता है। और जब कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है, तो इसी सिलिया की सहायता से ये ऑर्गेनिज्म उस फूड को पकड़कर अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है और उसके बाद बाकी के प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अब हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आइए अब जाते जाते आपको एक शेर वाली शायरी भी सुना देते हैं कि अपनी किस्मत की रानी बनाएंगे तुझको, बैठाकर हाथों से अपने रोटी का निवाला खिलाएंगे तुझको। कि अपनी किस्मत की रानी बनाएंगे तुझको, बैठाकर हाथों से अपने रोटी का निवाला खिलाएंगे तुझको। बस तू 2 लीटर दूध और बढ़ा दे मेरी भैंसिया, कसम तेरे दूध की रोज़ काला टीका लगाएंगे तुझको।